अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। वेदर चेंज हो रहा है तो हमने सोचा कि हम आपके साथ एक छोटा सा सेशन करते हैं जिसमें इस ड्राई और थोड़ी सी तो बहुत सर्दी तो आई नहीं है, मतलब चेंज हुई है, खुनकी हुई है, ह्यूमिडिटी कम हुई है। तो इसके हवाले से हम आपसे कुछ बात कर लेते हैं। आप लोग अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। वेदर चेंज हुई है तो जाहिर है आपकी स्किन भी चेंज होगी, आपकी स्किन के रिएक्शंस भी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के हवाले से चेंज होंगे, आपके बाल भी तब्दील होते हैं। इसमें आपका जैसे मिजाज पे असर पड़ता है, आपको बार बार दिल चाहता है कॉफ़ी या चाय लें, हलक खुश्क हो रहा होता है, तो इसी तरह स्किन जो आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, उसके अंदर आपके नेल्स भी आ जाते हैं और उसी पे आपके बाल भी आ जाते हैं जो कि केराटिन से बने हुए होते हैं। तो होता यह है कि ये सारी चेंजेस आपके इस इतने बड़े ऑर्गन को भी उसी तरह मुतासर करती हैं। जब भी आपको ड्राई बहुत लगने लगती है अपनी स्किन, एंड स्पेशली जो स्किन फोल्ड्स होते हैं, जहाँ से आपकी स्किन फोल्ड हो रही होती है, चाहे वो आपकी नीज हो, चाहे वो आपकी एंकल्स हो, चाहे वो आपके स्किन के आर्मपिट्स हों, कोई भी स्किन फोल्ड्स हो या ग्रोइन्स हो, तो वो तक भी बहुत ड्राई हो सकते हैं। अब इसमें कंडीशंस डिफरेंट है। आपको पता है पाकिस्तान में बहुत प्रेवलेंट है एक्जिमा, लेकिन और एक्जिमा इतना कंफ्यूजिंग होता है कि कुछ लोग जो हैं वो ज़िरोसिस या जब आपके स्वेट ग्लैंड्स या सीबम आपका बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, तो उस वक्त भी एक बिल्कुल ड्राई स्किन ड्राई होने लगती है। ये एज के साथ साथ भी होने लगता है। पहले आप बहुत ज़्यादा आप अपने टीन्स में होते हैं, 20s में होते हैं, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सीबम फेंकती है, प्रोडक्टिव स्किन होती है, और उस वक्त आप उससे तंग आ रहे होते हैं। इंसान किसी आदमी में खुश नहीं होता, तो उस वक्त आप उससे तंग आ रहे होते हैं क्योंकि एक्नी हो रही होती है, वाइट हेड्स हो रहे होते हैं, ब्लैक हेड्स हो रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज आपकी आगे बढ़ती जाती है, आपकी सीबम सिक्रीशन कम होती जाती है और आपकी स्किन ड्राई होती जाती है। स्पेशली जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा वो स्किन फोल्ड्स के ऊपर ड्राइनेस आती है, तो इन दिनों में ज़रूरी है कि इसकी आप एक्स्ट्रा केयर करें। लेकिन यहाँ मैं ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि वो सारी लड़कियाँ जिनकी स्किन प्रोडक्टिव है, ग्रीसी है, ऑयली है, क्या क्या नाम आप लोग बोल रहे होते हैं इस स्किन को, वो क्या कहते हैं कि अभी लगता है समोसा तल के पेशेंट्स आके ये भी बोल रहे हैं। ये एक ज़माने में भी स्किन पे बोल रही थी कि हर वक्त लगता है किचन में हम खड़े हुए। लेकिन एनीवेज, तो इस स्किन का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी 20s में हैं और आपकी स्किन प्रोडक्टिव है, तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपको इस वेदर में किसी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं होती। मॉइस्चराइज़र मुख्तलिफ तरीक़ों के होते हैं, मुख्तलिफ कंटेंट हैं जो उसमें होते हैं, लेकिन ज़रूरी यह है कि आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें। स्टिकी या ऑयली या चिपचिपी जो होती है वो ना बनाएं। उसके लिए आप अपनी डॉक्टर से रुजू करें और उनसे पूछें कि इस वेदर में मुझे अपनी स्किन को, क्योंकि अगर आपने बहुत ड्राई रखा तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं है, रिंकलिंग जल्दी होना शुरू हो जाएगी। या अगर आपको ज़िरोसिस या कोई इस तरह की और एक्जिमा या स्किन की ड्राइनेस का शिकार आप हैं, तो वो और ज़्यादा फ्लेकीनेस, पील, आपको लगेगा जैसे आपकी स्किन पील हो रही है, वाइट ड्राइनेस के पैचेस हो रहे हैं। कई दफ़ा पेशेंट्स के साथ ये होता है कि उनकी आंखों के नीचे खासतौर पे ये एरिया जो होता है वो बहुत ड्राई होता है, जबकि उसी फेस पे जो टी जोन है वो बहुत ऑयली होता है। तो इसके लिए प्लीज़ ये मैं नहीं कह रही कि 3-4 मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो एक ही आप अपनी फेशियल स्किन और गर्दन की स्किन पे यूज़ कर सकें वो ज़रूर यूज़ करें। अच्छा, इसके अलावा बालों में ड्राइनेस ज़ाहिर है बहुत आती है, स्टैटिक भी हो रहे होते हैं बाल, फिर हम ड्रायर यूज़ कर रहे होते हैं मुख्तलिफ, और अपने जो भी आपकी आयरन होती हैं और चीज़ें, उसके लिए सीरम्स या बालों को क्यूटिकल्स को उस ड्राइनेस से, उस फटने से, उस बम जो उसमें गिर जाता है उससे कैसे महफूज रख सकते हैं, उसके लिए भी सीरम्स और प्रोडक्ट्स और प्रोसीजर्स मौजूद होते हैं। तो इसलिए आप अपनी बाकी सारी चीज़ों की जितनी केयर कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जिन्हें एलर्जीज होती हैं और बहुत सारे स्किन पे एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक एक्जिमास भी होते हैं, तो वो लोग जो के वुलन से जिन्हें एलर्जी हो जाती है क्योंकि ब्लैंकेट्स और कुछ क्विल्स निकल रही होती हैं, प्लीज़ जो है
वो चूंकि इस तरह की मटेरियल होता है कि उसमें डस्ट ज़्यादा गिर जाती है, डस्ट एक्वायर कर लेता है वो, और उस डस्ट से आपको एलर्जी होती है, तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप कॉटन बेस्ड ब्लैंकेट्स, या एक ज़माने में रज़ाइयाँ या और भी बड़े नाम है उसके, तो वो यूज़ करें, या एटलीस्ट जो भी आप फैंसी ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं तो उसके नीचे कॉटन की लेयर हो पहले, जो आपकी स्किन को, या ख़ास तौर पर घर में आपके बच्चे बच्चियां हैं, और वो बच्चियां जो कि अमूमन जैसे मेरी बेटी है, उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, और मैं उसे हमेशा से कहती हूँ कि शुरू से मैंने उसको हमेशा से ये किया है कि जी नहीं, आपने गर्म पानी से नहीं नहाना। एक तो यहाँ हम क्या करते हैं कि ज़ाहिर सर्दी है और हमें वो सूदिंग भी लगता है, वो थोड़ा कुजी भी लगता है उस गर्म पानी से बात लेना, लेकिन खुदारा जो लोग ऑलरेडी ड्राई स्किन का शिकार हैं, वो उस गर्म पानी से होता ही है कि आपकी स्किन अल्टीमेटली मतलब एट द एंड दोबारा मजीद ड्राइनेस का शिकार। नहाएं, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से ना नहाएं। दूसरे ये कि नहाने के बाद जब आपकी स्किन अभी पानी है उसके ऊपर, आप टॉवल ड्राई ना करें बल्कि मॉइस्चराइजर्स यूज करें प्लीज। यहाँ मॉइस्चराइजर्स आपको पता है मेडिकेटेड भी होते हैं। देखिए SLA यानी जो दी एस्थेटिक क्लिनिक है, वो वहाँ क्या आपका ट्रीटमेंट होता है, और जो बेसिक्स है, जो हमारी कॉस्मेटिक केयर या स्किन केयर लाइन है, दैट इज केयर। तो ये दो बड़े डिफरेंसेस हैं, तो इसको समझने की कोशिश करें। वो चाहे अगर आप SLA पे आते हैं और आप कोई दी एस्थेटिक क्लिनिक के किसी भी ब्रांच में आते हैं और आपको हमारे डॉक्टर्स कुछ भी प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो होगा मेडिकेटेड, और जाहिर है वो आपकी स्किन की जो कंडीशन या जो प्रॉब्लम जो आप शिकार हैं, वो आपका इलाज करेगा। लेकिन अगर आप बेसिक्स की प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो जैसे मैंने मिस्ट अभी कुछ दिनों पहले भी एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड कराई थी, जो कि बेसिक्स के हमारे स्टाफ ने किया, बेसिक्स की टीम ने किया था। हमारे बहुत सारे हाइड्रेटिंग मिस्ट आए हैं, जो कि इस खास तौर पर इस तरह की 3 है ये, बेसिकली मैं आपको कैटेगरीज बता देती हूँ, और ख़ास तौर पर इस किस्म की वेदर के लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा, वो लोग जैसे जो मेरी एज है और मेरे साथ प्रॉब्लम है, आई एम नॉट टू ग्रीसी, मेरी एक मीडियम किस्म की स्किन है, तो रोज़ एंड हनी मेरे लिए बेस्ट रहता है। और मुझे हर थोड़ी देर बाद ये भी लगता है कि ड्राई हो रहा। कभी ऐसा भी लग रहा होता है कि काम करते करते आपको याद नहीं रहा, बहुत ग्रीसी लगने लगे, तो रोज़ एंड हनी ये मेरे इस्तेमाल में ये होता है। लेकिन वो सारी लड़कियां जो बहुत ग्रीसी हैं, अपनी 20s में हैं और उनको प्रॉब्लम होता है एक्नी का, वो ये हमारी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, ग्रीन टी एंड लेमन। ये आपको न सिर्फ हाइड्रेट करता है बल्कि आपको चिपचिपा या स्टिकी नहीं बनाता, इसलिए आपको एक्नी से भी निजात देता है। अच्छा, इसके अलावा जो रिंकल्स और जो खवातीन जिनकी बहुत रेड स्किन होती है, उनके लिए खास तौर पर ये एलोवेरा एंड नीम हाइड्रेटिंग मिस्ट है, ये आप यूज कर सकते हैं। जिन लड़कियों की या रोजेशिया के जो पेशेंट शिकार हैं, यानी बाहर अगर गए या किचन में गई और लाल रंग यहाँ पे आ गया है और इन्फ्लेम सी स्किन लगती है और वो या किसी भी चीज से रिएक्शन होता है, तो उनके लिए बेहतर है कि नीम और एलोवेरा अपनी स्किन को थोड़ा सेटल करने के लिए यूज करें। तो ये तो हो गए मिस्ट जिनकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये नहीं भी यूज करती आप, क्योंकि ये केयर है, ये इलाज नहीं है, ये केयर है बाकी किसी प्रॉब्लम से बचने के लिए, और ख़ास तौर पर टीनेज और उस उम्र में जब लड़कियां जब माएँ बहुत छोटी बच्चियां होती हैं, बच्चे हैं, और वो नहीं चाहती कि कोई केमिकल प्रोडक्ट्स या कोई इस तरह की मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स यूज़ करें, तो वो ये यूज़ कर सकती हैं। इसके साथ साथ बॉडी बटर का ये इस वक्त आप अपनी जितनी इम्पोर्टेंट आपकी स्किन है, फेशियल स्किन है, नेक की स्किन है, हाथों की स्किन है, उतनी ही इम्पोर्टेंट आपकी बॉडी की स्किन भी है। ये ज़रूरी नहीं है, बाय द वे आपकी बॉडी ज़्यादा जल्दी एज करती है आपके फेस से, अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगी तो। यस, बॉडी की स्किन, राइट। तो ख़ास तौर पर कोहनियाँ, घुटने, एंकल्स, तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप इनकी भी केयर करें। और जैसे मैंने बताया कि बॉडी बाथ के बाद आप फ़ौरन जो है उस पर बॉडी बटर्स या जो मॉइस्चराइज़र आपके घर में अवेलेबल है उसको लगाएं, खुश्क करके नहीं बॉडी, बल्कि जब अभी आप टॉवल ड्राई ना करें, बॉडी मतलब बाथ के फ़ौरन बाद
बॉडी बटर्स यूज़ करें तो ज़्यादा। और इसमें तो बेहतर ये है कि अगर आपके पास कोई सीरम्स हैं, आप विटामिन सी के सीरम्स या हाइलोरॉनिक सीरम्स यूज़ करते हैं, जो कि हमारी क्लिनिक है ना शो और दूसरे मेडिकल स्टोर्स पे भी अवेलेबल होती हैं चीज़ें, तो वो भी इन बॉडी बटर्स के साथ मिलाकर अगर लगाएं तो और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि जितनी ड्राइनेस होगी उतनी रिंकल्स पड़ेंगी, जितनी ड्राइनेस होगी आपकी स्किन क्रैक होगी तो वो ब्लीड कर सकती है, ओपन वुंड्स हो सकते हैं, तो आपको एक्जिमा या इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बड़ी प्रॉब्लम से बचने के लिए अच्छा है कि आप केयर करते रहें अपनी स्किन की। एनी क्वेश्चन जी? फिर उसके बाद हम पेशेंट्स पे शुरू करते हैं। इस वक्त हम लोग हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्रांच पे दी एस्थेटिक क्लिनिक की। और यस, एनी क्वेश्चन? ख़ास तौर पर ये कुछ पॉइंट्स जी। लोग पूछते हैं कि क्या सनस्क्रीन विंटर में भी इस्तेमाल करनी चाहिए? जाहिर है सनस्क्रीन विंटर में, अच्छा सनस्क्रीन का मतलब ये नहीं होता है कि जब आप सन में जाएं तब ये यूज़ करें। आप कमरे में बैठे हैं, मुझे तो मैं अक्सर पेशेंट्स को कहती हूँ मैं घर से निकल के गाड़ी में बैठती हूँ, मुझे यहाँ आना होता है, ठीक है, चाहे वो तीनों ब्रांचेस में से किसी दिन भी कहीं भी मेरी ओपीडी है। इशू ये है, मैं तो सन ब्लॉक लगाती हूँ, मैंने इस वक्त भी सन ब्लॉक लगाया हुआ है, मुझे तो लाइट्स के नीचे बैठना होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि UVA, UVB 95% सनस्क्रीन में ज़ाहिर UVA की प्रोटेक्शन मौजूद होती है, लेकिन UVA, UVB से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही सुबह हो और आप मुँह धोएं उसके बाद सनस्क्रीन लगा लें। गर्मी है या सर्दी है, हाँ सनस्क्रीन की नेचर चेंज की जा सकती है, वो आप अपनी डॉक्टर से पूछ सकती हैं अपनी स्किन के मुताबिक कि जी मैं गर्मियों में ये लगा रही थी, चेंज होती हैं चीज़ें। इस वेदर में आपका मॉइस्चराइज़र, आपकी सनस्क्रीन, आपके मुंह धोने का क्लेंजिंग जेल ये चेंज होना चाहिए, क्योंकि वेदर के जैसे आपकी मूड पे असरात होते हैं उसी तरह आपकी स्किन और बालों पर भी होते हैं जी। Hyaluronic serum are harmful causing pimples? नो, नॉट एट ऑल। हाइलुरोनिक कभी भी पिंपल्स कॉज नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता आप किस प्रोडक्ट के साथ मिला के उसे लगा रही हैं और किस तरीके से लगा रही हैं। आपके पिंपल्स, आपकी एज होगी, पिंपल्स किसी और रीजन की वजह से आ रहे होंगे, इन्फेक्शन होगा। अक्सर क्या होता है, बहुत बहुत माइन्यूट चीज़ होती हैं जो हम नोट ही नहीं करते। हम जिस तकिए पे सो रहे होते हैं वो पिलो कवर 5-5, 6-6 दिन नहीं चेंज हो रहा होता। और चूंकि ये 20s की, जब आप टीन्स में होते हैं, ऐसी एज होती है, सीमम बहुत निकल रहा होता है, और वो तकिए पे या आप हिजाब जो कर रहे हैं दुपट्टे पे, आप उसके कॉर्नर्स पे लगता है, फिर वो वहीं हमारे मुंह पे आ जाता है। तो एक तो मैं कहती हूँ ये हिजाब धो के और कोशिश किया करें कि लाइट कलर्स में पहने, लेकिन अगर आप डार्क भी पहनती हैं तो वो फ्रेश धुला हुआ होना चाहिए। और इसी तरह से आपका पिलो कवर, आपकी बेडशीट, बहुत सारे लोगों को बैकनी का ये टर्म हमने निकाल दी, बैकनी, ये बैठी हैं जिन्होंने निकाली है ये टर्म, तो वो बैक एक्नी का भी शिकार होते हैं। तो उनके साथ भी, उन बच्चों के साथ भी ये होता है कि बेडशीट कब से नहीं चेंज हुई, महीने में 1 दफ़ा, महीने में 2 दफ़ा, जो कि माँ बड़ा बुरा भी लगता है, नहीं डॉक्टर साहिबा मैं तो हर तीसरे चौथे दिन चेंज हो रही होती। लेकिन ये हकीकत है कि हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। बहुत ही बेसिक सी एक चीज़ होती है जो हम इग्नोर कर रहे होते हैं और उसकी वजह से हमें एक्नी हो रही होती है। एक और बात, जब हम इस वेदर की बात कर रहे हैं, वेदर चेंज की बात कर रहे हैं, आपको पता है हमारे नेल्स में भी इसी को लेकर चेंजेस आती हैं। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि हमारे यहाँ ख़वातीन और हज़रात दोनों को नेल फंगस हुआ होता है और हम उसको पाल रहे होते हैं बॉडी में, बस ये समझ के कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर ली जाती हैं हमारे यहाँ। ओ अब तो मैं जैसे कुछ होती हैं चीज़ें कि बस अब तो ये होना ही है, अब तो अब मेरे पास अक्सर ख़वातीन आके कहती हैं शादी हो गई अब तो मोटे हो रहे हैं, तो हो गए, जैसे शादी के बाद मोटे होना फ़र्ज हो गया है। ऐसा नहीं होता भाई। इसके लिए भी हम आपके लिए बहुत जल्द एक अच्छी सी चीज़ लाने वाले हैं। देखिए वो तो ज़ाहिर आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, लेकिन ओवरवेट होना और अंडरवेट होना दोनों नुकसानदेह हैं आपकी बोन्स के लिए भी। आपकी ओवरवेट होना आपकी बोन्स के लिए नुकसानदेह है, अंडरवेट है तो आपकी जनरल हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह है। तो इसलिए आपका एक ऐसा बॉडी वेट होना चाहिए जो कि डिजायर्ड हो, जो कि इतना हो, आप किसी भी चीज़ में एक्सट्रीमिज्म बहुत बुरा लगता है, तो बहुत अंडरवेट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ओवरवेट भी, जो बैलेंस वेट जो आपकी बॉडी और हाइट के हिसाब से, एज के हिसाब से वो होना चाहिए, ताकि आप सेहतमंद रह सकें। हम कहाँ थे? मैं हेयर ड्राइनेस इन विंटर का बताएं, एक सवाल आया है।
हेयर ड्राइनेस बिल्कुल होती है, और इसके ऑब्वियसली विंटर में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं क्योंकि आप बाहर, और ये नहीं है, इसका रीज़न ये नहीं है कि मैं शैम्पू रोज़ाना इसलिए नहीं करती कि मेरे हेयर ड्राई हो जाते हैं। भाई जिस तरह से आप मुंह धोती हैं और अपनी फेशियल स्किन को साफ करती हैं, उसी तरह से आप अपनी स्कैल्प को भी साफ करते हैं, उसको भी वॉश करना जेल से, जो कि आप शैम्पू जिसको बोलते हैं, बहुत ज़रूरी है। और उसी तरह जो शेफ्ट्स हैं या जो आपके क्यूटिकल्स ड्राई हुए होते हैं, उनको भी कंडीशन करना, जैसे आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं मुंह धोने के बाद, ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप सीरम लगाएं या कंडीशनर लगाएं, ताकि आप इसको हाइड्रेट रखें और ये अपने बाल जो हैं वो आपके मॉइस्चराइज रहें, हाइड्रेटेड रहें, जैसे इस स्किन के लिए। तो ये डॉक्टर साहबा हेयर पीएच जो होता है वो इसके लिए कराया जा सकता है, ड्राइनेस ऑफ हेयर पीएच जो हमारा दी एस्थेटिक क्लिनिक पे ट्रीटमेंट है, वो है भी इसीलिए कि जब आपके स्कैल्प की पीएच चेंज होती है, फेस की पीएच चेंज होती है, पिंपल्स निकलते हैं, स्कैल्प की पीएच चेंज होती है, डैंड्रफ होती है, आपकी हेयर शेफ्ट्स बिल्कुल फट जाती हैं। स्पेशली सैलून बेस्ड ट्रीटमेंट जितने भी जो भी आप डाई कराते हैं, मैं भी कराती हूँ, सफ़ेद बाल भी आ रहे हैं, तो डाई अब तो ज़रूरत बन गया है ना, लेकिन और अब फैशन के तौर पर भी बड़े कलर्स और चीज़ें और पिगमेंट डाले जाते हैं, तो उसके बाद और ड्राइनेस आ जाती है। तो उस ड्राइनेस को कॉम्बैट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोई एक ऐसा ट्रीटमेंट, एक ऐसी चीज़ लें जो आपके क्यूटिकल्स को हाइड्रेट कर दे। सो हेयर पीएच ट्रीटमेंट जो है वो हमारी तीनों ब्रांचेस पे इसी के लिए मौजूद है, और ऐसे ही बालों के लिए, ड्राई या डैमेज्ड बालों के लिए। राइट, ठीक है। आइज के लिए बहुत लोग पूछ रहे हैं कि पफी आइज हैं या डार्क सर्कल्स हैं अंडर आई। अच्छा, वो डिपेंड करता है कि पफी आइज हैं, रीजंस क्या हैं इसकी, आपकी मेडिकल रीजंस क्या हैं, हेरिडिटरी रीजंस क्या हैं, और फिर डिपेंड करता है कि कितनी डेप्थ है, क्या वो उसमें करेक्टिव फिलर्स किए जा सकते हैं या नहीं, फिलर्स से डिफरेंस आएगा या नहीं, और इसकी मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि पफ़ी आइज़ अगर उसके अम्मा अब्बा की थी और बिल्कुल 100% उसका रिजल्ट आ सकता है और नॉर्मल हो सकती हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ टीवी और फिल्मों में बातें सही लगती हैं। 100% रिजल्ट किसी भी चीज़ का नहीं आएगा। एस्थेटिक भी मेडिसिन की एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको बेहतरी की जा सकती है, लेकिन कुछ हद तक 60% बेहतरी आ जाएगी, 70%, 100% रिजल्ट नहीं आता। लेकिन मैं फिर पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि अगर किसी चीज़ में 70% भी बेहतरी आ रही है तो काफ़ी है बेहतरी। राइट, सो थैंक यू वेरी मच। और मेरी टीम